एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। सो वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। जैसे कि मैंने आपको कहा, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वस्थ होना ही चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके घर पे कोई ओल्ड एज यानी कि दादा दादी नाना नानी ओल्ड एज इंसान अगर कोई रहेगा, ओल्ड एज मेंबर अगर कोई आपके घर में रहेगा, तो ख़ास करके उनका ध्यान दीजिए, आपके पेरेंट्स का ध्यान दीजिए। उनका हेल्थ चेकअप जो है वो टाइम टू टाइम करवाइए, क्योंकि कहाँ कौन सी बीमारी कब लग जाए पता नहीं चलता है। और अगर फैमिली मेम्बर में किसी को कुछ हो जाए तो पूरे फैमिली पे मतलब टेंशन बना रहता है। वो मैंने खुद आजमाया है पिछले हफ्तों से। एक्चुअली बात ये हुई है कि मेरे घर पे मेरे नानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी लास्ट वीक। मतलब ये मंथ स्टार्ट हुआ था अक्टूबर का, तब से ही उसको बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू आने लग गए थे। और 5-6 तारीख को अक्टूबर के उसको पाइल्स का प्रॉब्लम हो गया था। तो पाइल्स का प्रॉब्लम हो गया तो वो बहुत ज़्यादा उसको उठने बैठने में दिक्कत हो रही थी। इसके वजह से वो नॉर्मली मतलब क्लिनिक में जाती थी, मेडिसिन लेती थी, इंजेक्शन लेती थी और घर पे आ जाती थी। बट कहीं पे भी उसको अराउंड उसने 3-4 फिजिशियंस मतलब क्लिनिक के यहाँ पे गई, मेडिसिन लेके आई, बट एक का भी उसको असर नहीं हुआ था। एक की भी मेडिसिन उसको असर नहीं हो रही थी। तो बहुत ज़्यादा परेशान एक्चुअली वो पाइल्स की वजह से बहुत ज़्यादा ही पेन में थी। और इसकी वजह से उसको कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करे क्या नहीं। बट डेली वो मतलब बोलती थी कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मेडिसिन भी ले रही हूँ, कुछ असर नहीं कर रहा है, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराओ। तो मम्मी ने मैंने बोला था कि सिर्फ एक दिन इंतज़ार कर, मैं कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन का बंदोबस्त करती हूँ। तो वो ऑफ़िस में, उसके ऑफ़िस में एक अंकल है, वो आयुर्वेदिक पाइल्स का इलाज करते, तो वहाँ से वो मेडिसिन लेके आने वाली थी। तो उस दिन क्या हुआ, वो जैसे ही ऑफ़िस से घर पे आई, मेरी नानी की तबीयत यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। तो उन्होंने तुरंत इमीडिएटली मेरे मम्मी ने उसको ऑटो में बिठाया और जो नज़दीकी हॉस्पिटल मिला वहाँ पे वो एंटर हो गए। तो हमारे यहाँ से ही जस्ट मेरे घर से 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे एक हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिस्ट गुरुदेव हॉस्पिटल। 24/7 वो ओपन रहता है। तो वहाँ पे मेरी नानी को जो है मेरे मम्मी ने तुरंत इमीडिएटली एडमिट किया। एडमिट करने के बाद क्या हुआ, नॉर्मली उसका सब टेस्ट वगैरह हुआ और जो डॉक्टर है उन्होंने पूरा उसको अच्छे से चेकअप किया। चेकअप करने के बाद ये पता चला कि उसको सिर्फ पाइल्स नहीं था, उसको और भी बहुत सारी बीमारियां हो चुकी थी। उसका जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में मतलब जैसे आपको पता होगा कि जो लेडीज़ होती है उनके इंटेस्टाइन में बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। ओवरी होगी या फिर यूट्रस होगा, और भी मतलब जितने भी ऑर्गन्स होते हैं लेडीज़ के शरीर में बहुत ज़्यादा तुरंत इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो इसकी वजह से, और मेरी नानी की एज भी अराउंड 70+ है, तो उसने ध्यान नहीं दिया इतने सालों से। और उसका जो इंटेस्टाइन है वो पूरी तरीके से डैमेज हो गया था। उसकी जो यूट्रस है वो पूरी तरीके से डैमेज हो गया था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में पल्स जमा हो गया था और वो प्राइवेट पार्ट से उसका रिमूव हो रहा था। तो इसके वजह से उसको इमीडिएटली फर्स्ट एड करना पड़ा, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो जब हॉस्पिटल में एडमिट किया, डॉक्टर ने चेकअप किया। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद फैमिली मेम्बर्स को इकट्ठा किया, हम लोग सब जब गए, डॉक्टर ने डिस्कस किया। और डॉक्टर ने जब हमको ये बात बताई कि वो एक बीमारी से नहीं लड़ रहे हैं, उनको ऑलरेडी बहुत सारी बीमारियां उनके शरीर में है और वो बहुत सारे मतलब बीमारियों से वो लड़ रही है। तो वो टाइम, वो सिचुएशन जो था वो हमारे लिए बहुत ही मतलब एक होता है ना, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन था वो हमारे लिए। तो सबसे पहले डॉक्टर ने जो है वो सीटी स्कैन और एमआरआई करने के लिए कहा। सीटी स्कैन एमआरआई करने के लिए जब वो चली गई, अराउंड मतलब रात में ही उसको लेके जाया गया। और वो 3-4 घंटे का कुछ प्रोसेस था, उसमें पूरा उसका सीटी स्कैन एंड एमआरआई पूरा प्रॉपर हो चुका था। तो सबसे पहले उसको आईसीयू में एडमिट किया गया और जो उसका डब्ल्यूबीसी 48,000 काउंट तक पहुंच गया था, उसको कंट्रोल में लाने की प्रोसीजर स्टार्ट हो गई। तो अराउंड 10 से 12 घंटे में उसका सीटी स्कैन और एमआरआई का भी रिपोर्ट आ गया। तो उसमें ये पता चला कि उसका मतलब जो यूटरस है वो पूरी तरीके से डैमेज हो गया है। उसको बहुत ही उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पल्स जमा हो गया था और जो भी अपने मतलब आसपास के जो ऑर्गन्स है वो भी डैमेज हो चुका था उसका। हाँ, मतलब 75% उसके इंटेस्टाइन में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो डैमेज हो चुके हैं। तो इसकी वजह से डॉक्टर ने तुरंत इमीडिएटली बोला बायोप्सी करना होगा। बायोप्सी से ये पता चलेगा कि मतलब कैंसर जैसी बीमारी उनको है या नहीं है। तो इसके वजह से
और एक सिचुएशन हमारे सामने खड़ी हो गई कि इसका बायोप्सी अभी करे तो करे कैसे, क्योंकि बायोप्सी करने के लिए बायोप्सी बोले बोले तो इतना आसान मतलब चीज़ नहीं होती है, उसके लिए भी एनेस्थीसिया देना पड़ता है और बहुत मतलब एक एंको डॉक्टर रहते हैं, एंको सर्जन होते हैं, उनको हायर करना पड़ता है। तो सबसे पहले डॉक्टर ने हमें बोला था कि आप डोंबिवली के एम्स हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पे बहुत सारी अच्छी सुविधा है और अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी अवेलेबल है वहाँ पे, वो बायोप्सी करेंगे अच्छे से। और जैसे कि रिपोर्ट में एक्यूरेट रिपोर्ट भी वहाँ पे वो प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग फिर अगेन मतलब डिस्कस करने लगे कि क्या करने का क्या नहीं, क्योंकि मेरी नानी की उतनी हालत थी नहीं, वो स्टेबल थी नहीं, क्योंकि एक साइड में उसका पाइल्स का भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था और अदर साइड में उसका इंटेस्टाइन का भी बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट हो चुका था। तो इसके वजह से हम लोग ने सब लोग ने मिल के ये डिसाइड किया कि हम एंको सर्जन को क्यों ना हायर करके इधर ही मतलब यही हॉस्पिटल में उसका बायोप्सी का टेस्ट भी किया जाए। तो क्या हो, तो डॉक्टर ने भी बहुत, वो डॉक्टर मयूर रूपवत करके है गुरुदेव हॉस्पिटल में, वो भी है एक सर्जन ही है, एमबीबीएस है और भी है। तो उन्होंने बहुत मतलब हेल्प की हमारी, उन्होंने सबसे बड़े एंको सर्जन से बात की, मतलब उनके पहचान में जो थे उन एंको सर्जन से बात किया, उनको यहाँ पे यानी कि बदलापुर आने के लिए रिक्वेस्ट किया कि पेशेंट जो है वो स्टेबल नहीं है, वो इतना मतलब ट्रैवल भी नहीं कर सकते हैं और एज भी बहुत ज़्यादा है, इसके वजह से एंको सर्जन को ही हमने यहाँ पे मतलब बुलाया। काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद एंको सर्जन जो है वो अरेंज हो गए और वो बदलापुर में आने के लिए एग्री हो गए। तो संडे को ही यानी कि नेक्स्ट डे ही इमिडिएटली बायोप्सी के लिए प्लान करा गया और सुबह 9 बजे उसका बायोप्सी था। हार्डली 20 to 25 मिनट्स लगे बायोप्सी करने में। तो बायोप्सी यानी कि क्या होता है, जो मेन एक्चुअल टिश्यू होते हैं और जो डैमेज टिश्यू होते हैं उसको एक बॉटल में स्टोर किया और उसका टेस्ट करने के लिए वो जो एंको सर्जन है उन्होंने कहा था 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो टाटा हॉस्पिटल में आप सबमिट करके आओ और या तो फिर सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे मुलुंड में या थाने में है परीक्षित लेबोरेटरी, तो वहाँ पे भी आप सबमिट कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको रिपोर्ट मिलेगी। तो सबसे पहले तो मेरा भाई टाटा हॉस्पिटल में गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट बता रहे थे रिपोर्ट का, तो वहाँ का कैंसिल करके फिर परीक्षित लेबोरेटरी में ही हम लोग ने वो जो सैंपल है वो सबमिट करके आ गए। अभी उसका रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है, 8 से 10 दिन लगेंगे बोले। तो डॉक्टर ने ये कहा है इफ़ इन केस अगर रिपोर्ट में डॉक्टर ने ये कहा है कि इफ़ इन केस अगर रिपोर्ट में कैंसर डिटेक्ट होता है तो मतलब बहुत ही कम चांसेस है क्योर करने के, क्योंकि ऑलरेडी मतलब उम्र भी बहुत ज़्यादा है और ऑपरेशन ये उम्र में करना, एनेस्थीसिया देना, उसके लिए मतलब बाकी के ऑर्गन्स भी हेल्दी होने चाहिए थे, बट उसके ऑर्गन्स ही इतने मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ऑपरेट भी किया जाए। बट फिर भी देख ठीक है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब मेरी नानी के ऊपर ऑलरेडी बहुत मतलब जैसे भगवान का आशीर्वाद है, मेरे नाना का आशीर्वाद है, तो इसकी वजह से वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है। उसकी जगह पे अगर कोई और रहता, डॉक्टर ने खुद बोला था अगर कोई और रहता था 40-45 साल का भी इंसान होता था वो चल दिया होता था, बट ये नानी ने बहुत ज़्यादा सहन किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वुमन है। और ठीक है, देखते हैं, अभी बस रिपोर्ट आने का इंतज़ार कर रहे हैं, रिपोर्ट में क्या आता है क्या नहीं। तो ये बहुत ही पेनफुल सिचुएशन रहता है, ये सब बहुत ज़्यादा ही पेनफुल सिचुएशन होती है फैमिली मेम्बर्स के लिए। तो इसीलिए अगर समय रहते ही अगर ध्यान दोगे, आपके घर में अगर कोई भी एजड मतलब जैसे इंसान हो, तो सबसे पहले उनका टाइम टू टाइम मेडिकल चेकअप करवाते रहिए, क्योंकि बाद में बहुत पेनफुल सिचुएशन होता है। बस ये मैंने मेरी पूरी लाइफ में कभी ऐसा ये सिचुएशन मैंने मतलब फेस नहीं किया था, क्योंकि हमको लगता था कि नानी को कभी नहीं, कुछ नहीं होगा। हमने इतना ध्यान नहीं दिया था इस चीज़ के लिए कि इंसान को कभी भी कुछ भी हो सकता है, और मतलब प्रिपेयर नहीं थे हम। जब डॉक्टर ने हमको ये कहा कि चांसेस कम है, तो वो सिचुएशन हमारे लिए क्या थी और क्या नहीं वो सिर्फ हम ही जानते हैं। बट ठीक है, अभी वो उसको जैसे कि आईसीयू में रखा था, 1 वीक वो आईसीयू में ही थी, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया गया और जो उसके काउंट्स हाई हो गए थे वो लेवल अप में आ गए हैं अभी, और पहले से उसकी तबीयत थोड़ी बेटर है। लेकिन अभी सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग रिपोर्ट का ही इंतज़ार कर रहे हैं कि बस आई होप कि रिपोर्ट में
सब नेगेटिव ही आए, कुछ भी ऐसा पॉजिटिव ना आए कि जिसकी वजह से और भी टेंशन बढ़े, क्योंकि हम इमेजिन ही नहीं कर सकते, मतलब हम लोग प्रिपेयर ही नहीं है और हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहते इमेजिन विदाउट माई नानी। मुझे पता है सबको एक ना एक दिन जाना होता है, लेकिन मैंने मेरे पूरी लाइफ में ऐसा सिचुएशन फेस नहीं किया और ना ये आगे मुझे करना है। तो भगवान करे रिपोर्ट में नेगेटिव ही आए, कुछ भी ऐसा पॉजिटिव ना आए कि जिसकी वजह से फैमिली मेम्बर्स में या फिर वैसे तकलीफ़ हो किसी को। तो बस यही बात थी। मैं आपको बीच में क्लिप्स ऐड करके दिखाऊंगी। मैंने बीच बीच में क्लिप्स कैप्चर किए थे, क्योंकि वो पल थे वो मैंने कैप्चर करने की कोशिश की एक मेमोरी के लिए। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी, आपके फैमिली मेम्बर्स में अगर कोई किसी को अगर प्रॉब्लम है या कोई परेशान है, तकलीफ़ है उसको, तो वो नज़रअंदाज मत करो, क्योंकि नज़रअंदाज करने से ही आगे जाके मतलब ऐसा हो सकता है कि जो हम सोच भी नहीं सकते। जब तक इंसान ज़िंदा है उसकी केयर करो। और बस मैं यही बोलना चाहूँगी। तो अभी फ़िलहाल मेरी नानी घर पे आ चुकी है, उसको डिस्चार्ज मिल चुका है और जो भी उसका मेडिसिन वगैरह सब चालू है। अभी उसको पहले से थोड़ा बेटर लग रहा है, इसकी वजह से उसको डिस्चार्ज दे दिया गया है। तो अभी देखते हैं रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है। फिर उसके बाद हम कोई अच्छा से हॉस्पिटल में डायरेक्टली जो भी आएगा रिपोर्ट में उसका हम प्रॉपर इलाज करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये है गुरुदेव मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। यहाँ पे लिखा हुआ है कौन से डॉक्टर कब आते हैं। देन यहाँ पे प्रॉपर सब बोर्ड लगाया हुआ है और थोड़े आगे जाने के बाद यहाँ पे हर डॉक्टर की डिटेल्स दी हुई है कि कौन से डॉक्टर ने कौन सी डिग्री की हुई है। तो ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और बदलापुर ईस्ट में यादव नगर में लोकेटेड है। तो सबसे पहले जाती हूँ और नानी से मिलती हूँ कि उसकी क्या कंडीशन है। तो अभी जस्ट उसको शिफ्ट किया है आईसीयू में। काय नाही, कोण नाही काय बोलणार. नाही, माझी आजी आहे, ती मम्मी आहे आणि ते मिस्टर आहेत, तो भाऊ आहे. हो, धन्वंतरीमध्ये होते त्याच्या आधी, पण झालं आता 1 वर्ष होत आलं ना. पण त्याला पण धन्वंतरीमध्ये होते तेव्हा तिला पॅरालाइज तर झालं होतं ना, त्याच्यासाठी तिला हे केलं होतं. सो फ्रेंड्स, अभी रात के अराउंड 1 बज रहे हैं और डॉक्टर ने इमीडिएटली उसका सीटी स्कैन और एमआरआई करने के लिए कहा है। तो एम्बुलेंस में उसको लेके जाया जा रहा है किरण डायग्नोस्टिक, और रिपोर्ट जो है वो कल शाम तक आ जाएंगे। अस्ती झोप तिकडं. झोपा आराम से पैर संभालो. ये इंटेस्टाइन को इन्वॉल्व कर चुका है, इसके लिए उसको बार बार स्टूल का फ्रीक्वेंसी का कंप्लेंट रहता है, बार बार यूरिन का उसको तकलीफ रहता है। एक सेकेंड थिंग, यही चीज़ इधर जो फैलोपियन ट्यूब है ना, इसमें भी सूजन आया है, दोनों के फैलोपियन ट्यूब में भी सूजन आया है। लीवर में जो पहले आप नोड्यूलर स्ट्रक्चर बता रहे थे कि ऐसा दाने थे, ऐसा नहीं, अभी उनका लीवर पूरा ऐसा नोड्यूलर हो गया है। इट इज़ नॉट एज स्मूथ एज इट इज सपोज टू बी। ये लीवर, इसके लिए लीवर पेरेन्काइमल डिजीज होता है। ऐसा उनका पूरा पिक्चर रहेगा। हमारे इसमें निष्कर्ष में देखो, हमने टीबी के लिए केस भेजना है, वजाइनल एब्सेस रहता है तो इसमें एंटीबॉडी से नहीं रहता है, वो ऑलरेडी दे रहे हैं एंड इट इज़ गेटिंग गुड रिजल्ट्स। पहले काउंट 40,000 था, आज का काउंट 20,000 हो गया, 50% रिडक्शन है। तो इट इज़ वन ऑफ द गुड साइन। अब बचता है मेरे पास एक थर्ड कॉज है, मोस्ट कॉमन जो इसमें फील हो रहा है वो है कैंसर का। तो हमने ऑन्को के मैडम एम्स चुबेली में है, वो उनसे बात किया था, तो उनका पॉसिबिलिटी था कि इसका बायोप्सी लेने के लिए ट्राई करो। बायोप्सी लेने में प्रॉब्लम कुछ नहीं, प्रॉब्लम है कि ये सब पस हो गया है, अभी ये सब स्लफ हो रहा है, सब सड़ रहा है, सड़ के गिर रहा है। बिल्डिंग का मलबा कैसे गिरता है वैसे गिर रहा है। इसमें से जो मजबूत चीज़ अच्छी दिखेगी ना, कॉन्क्रीट चीज़, वहाँ से आप बायोप्सी लोगे ना तो मतलब है उसमें, समझ में आया। अभी ये 3 पॉसिबिलिटी समझाते हैं। अब ये मैंने सिर्फ रिपोर्ट्स देख के ही ओपिनियन मुझे मिला है मैडम का, बराबर। जो भी मैंने आपको बताया ये सब रिपोर्ट्स देख के खाली मैडम ने, ऑन्को के मैडम ने ओपिनियन दिया है। मैं चाहता हूँ कि आप ऑन्को का ओपिनियन लेके आओ।
अंकों का ओपिनियन लेने में कोई हर्ष नहीं है सर। और ऐसा नहीं कि मैं आपको ऐसे बंदे हैं जिसके पास आपका केस ही मालूम नहीं है। जिस मैडम के आपका केस है नाम सबको बताया मैंने, सुप्रिया बामकर मैडम है, उनको सब सुप्रिया बामकर हाँ, तो उनके पास आपका सब रिपोर्ट्स गया है, मैंने सब केस उनके साथ भी डिस्कस किया है, उनका ओपिनियन भी आया है। एंटीबायोटिक जो हमने दिया उसका रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, ऐसा भी नहीं कि रिजल्ट नहीं आ रहा है बराबर। लेकिन पेशेंट्स को थोड़ा और एडवांस इन्वेस्टिगेशन की अगर जरूरत गिरेगी तो वो मैडम आपको सजेस्ट करेगी इसमें। इसके लिए एक मेरा ऐसा एडवाइस है कि आप ओपिनियन के लिए लेके जाओ, उनको मिला के आओ आगे। एक ऑन्को सर्जन से एक ओपिनियन होना चाहिए इस पेशेंट का। कुछ चीज़ मैं मिस कर सकता हूँ, वो तो मिस नहीं करा बराबर। ये एक चीज़ एक इसमें मेरा एक कंसर्न ये रहता है। सेकंड कंसर्न है ना, उनका कोमॉर्बिडिटी बहुत है हमारे पास बराबर। एक तो हमको सर्जरी का पड़ रहा है, एक उनका कोमॉर्बिडिटी बहुत है, ये सब लीवर का बोलो, किडनी का बोलो, तो हमारे पास बहुत लिमिटेड मेडिसिन से दे देंगे, हम उनको बहुत कुछ नहीं दे सकते। हम जो भी देते हैं हम बार बार उनका ब्लड टेस्ट हमको कराना ही पड़ेगा। हम मेडिसिन लेंगे किडनी खराब हो जाएगा, हम मेडिसिन लेकर खराब हो जाएगा तो नहीं चलेगा। हम जितना भी हायर एंटीबॉडी देते हो हर एंटीबॉडी साइड इफेक्ट होता है, कोई भी हायर एंटीबॉडी दोस्तों साइड इफेक्ट तो भुगतना नहीं पड़ता है नहीं, तो हर चीज़ का लिमिटेशन रहता है। एंटीबॉडी अगर असर भी देता है तो उसका बैड असर आने में टाइम लगता है। आज का पूरे दिन भर में यूनिट आउटपुट बहुत कम रहा है, इतना भी नहीं रहा है कि एकदम बहुत अच्छा है, तो भी 600 ml तक पहुँचे गाड़ी। कल तो 200 ml था, 600 ml तक पहुँचा है। मुझे कम से कम 1 लीटर का एक्सपेक्टेशन था आज, बट उतना नहीं पहुँच पाया यूरिन बराबर। पूरे दिन भर में इवनिंग में तो 5 से 7 मिनट में हार्डली 100 ml का ही इंक्रीज होता है। एवरी आवरली पेशेंट शुड यूरिनेट एटलीस्ट 80 to 90 ml ऑफ यूरिन कैथेटर लगाने के बाद। इतना यूरिन होना ही चाहिए क्योंकि हम इतना फ्लूइड्स दे रहे हैं। पाणी वगैरे पिते आम्ही सलाईन नाही देत का? सलाईन आहे. हां, मग तरी एवढं यूरिन आलंच पाहिजे, तरी ते एवढं यूरिन देत नाही आहे. अजून तेवढा But, ॲब्डोमेन अभी भी डिस्टेंशन में जा रहा है. अजून एक पोटानं फुगतोय, मग कमी होतं फुगतो, फुगणं जास्त आहे. अजून गॅसेस डिस्टेंशन त्याला अजून रिलीफ होत नाही. तो अँटीबायोटिक्स वर्क करायला अजून वेळ लागणार, 2-3 दिवस तरी इफेक्ट यायला अजून वेळ लागला पाहिजे ते. पण मेन एक ऑन्को ओपिनियन केल्याशिवाय ना समथिंग इज ऑन्को सर्जन ओपिनियन. तुम्हाला जर जायचं असेल सेकंड ओपिनियन तुम्ही कुठल्या डॉक्टरांशी सांगता काय हरकत नाही सर. एनी ऑन्को सर्जन विच एवर यू हैव इन योर माइंड ना यू कैन गो देयर, नो इश्यूज. ये ऑन्को सर्जन लाइक कौन से स्पेशलिस्ट हो गए? ऑन्को एमसीएच ऑन्को एमएस के बाद हम चूज़ करते हैं. किसी को ऑन्को करना, मैंने लैप्रोस्कोपी उठाया तो मैं लैप्रोस्कोपी में चला गया. किसी को ऑन्को करना ऑन्को करता है, किसी को ये बाकी को स्पेशलिस्ट में जाता है, किसी को जीआई में चला जाता है. बट ये अगर कैंसर डिटेक्ट ऐसा 99% सब ऐसा तो फीचर इसका- होता है. लेकिन इसमें एक अभी देखो कैंसर ना बोलने की रीज़न बताओ. उसमें अगर इस स्टेज पे कैंसर आता है ना तो हड्डी आगे ग्रंथियाँ वो भी सूझनी चाहिए थी बराबर, वो नहीं है. और इतना स्टेज पे कैंसर लीवर तक फैल जाना चाहिए, वो भी नहीं फैला है. तो ये कैंसर ना होने का कारण. अगर टीबी होने का कारण इसके लिए सुझा रहे हैं क्योंकि टीबी ये जो लिम्फ नोड में हाइड्रोसल्फिंग्स आता है ना, ये हाइड्रोसल्फिंग्स कोई इन्फेक्शन में नहीं होता है. इसके लिए ये सेकंड डिफरेंशियल दिमाग में आता है, नहीं तो हम सेकंड डिफरेंशियल नहीं रखते थे. ये 2 डिफरेंशियल इसके लिए आया है. और ऐसा नहीं कि आपका केस मैं अकेला डिस्कस करूँ, आई डिस्कस विद मेनी पीपल क्योंकि इट्स वन ऑफ द गुड केसेस, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग केस. लेकिन ये इंटरेस्टिंग केस इतना इंटरेस्टिंग नहीं, मेरे को पेशेंट्स को ट्रीट करना है ना, तो मेरे को ट्रीटमेंट उस हिसाब से रहेगा. ट्रीटमेंट इफेक्टिव है, ट्रीटमेंट रिजल्ट दे रहा है. काउंट्स 40,000 20,000 पे आ गया है एक दिन में, ऐसा भी नहीं कि नहीं आया है. बट वो मॉर्बिडिटीज एक्सेप्ट करना पड़ता है. पेशेंट वेरी हाई रिस्क में है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन था. आज सुबह भी पेशेंट अभी भी 80/60 तक गिर गया था 9:30 के आसपास. उसको फ्लूइड देकर उसको ऊपर लाया है. आफ्टरनून में अभी इवनिंग में भी उसको एब्डोमिनल का पेन और डिस्टेंशन चालू था. बीपी गोली तो चालू है ना? हाँ नहीं, बीपी डाउन हो गया था. बीपी गोली नहीं, गोली तो बंद रहा. आज होल्ड पे रखा है, टैबलेट नहीं दिया है. बीपी 100 के ऊपर जा नहीं रहा है, सीधा टैबलेट हो गया उसको. हमने नहीं दिया उसको, 100 के ऊपर बीपी नहीं जा रहा है उसको हम उसको देंगे. और उसका एब्डोमेन अभी 42 इंच है, वो साइज है ना कम, बहुत ही ज़्यादा बड़ा. हम वो भी एक तो वहाँ पे दिखाएंगे तो वो लोग मोस्टली एडमिट ही करेंगे. देखो वो एक एडवाइस लो बाद में देख. तो वो यहाँ नहीं आ सकते क्या चार्ज? उसका बायोप्सी तो 101 तक है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है. 101% यू टू गो फॉर बायोप्सी सर्जरी. वो लेकिन वो सर्जरी झेलने के लिए थोड़ा उसको स्ट्रेंथ दो, उसको एनेस्थीसिया इस टाइम में कोई एनेस्थीसिया नहीं देगा. कैसे करेंगे हम केस? हम बायोप्सी लेने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है कि आपको जितना स्लफ निकल रहा है ना ऑटोमेटिकली, वो निकलने के बजाय हमको उसको काट काट के आगे तक जाना पड़ेगा. जितना हम काट सकते हैं उसको सीजर से, वो पूरा कटने के बाद जब तक अच्छा टिश्यू नहीं मिला तब तक काटना पड़ेगा. और अच्छा टिश्यू जब आता आएगा जो तब- टिश्यू तब- भेटला तो कुठून भेटेल? तो तर स्लफ आहे, तो तर जब पूर्ण येतो तो पूजच पाठ आहे. ते एक तुम्ही खूप पाठवला. हां, तो कल्चरसाठी पाठवला. तो नॉर्मल रुटीन कल्चर असतो, म्हणजे एसओरियस किंवा सुडोमोनास हे नॉर्मल टाकते. एरोबिक एनाबिक. आणि तो तुम्ही बोला white वाला tissue भेटला. आज पाठवला ना तो टीव्ही स्पेसिफिक फॉर टीव्ही. तो कुठून काढला? तो पण तिथूनच असतो, तो पण तोच असतो. त्याला काय करणार, फक्त टेस्ट असतो तो की टीव्हीचा बॅसिला असतो ना, त्याला एन्व्हायरमेंट वेगळा लागतो, या बाकी सगळ्या एन्व्हायरमेंट वेगळा लागतो. मग ते डिसिप्लिन टू डिफरंट आहे. हाँ, इसको एडमिट करो इधर. तो अभी आईसीयू से जनरल में शिफ्ट कर दिया गया है और अभी तबीयत काफ़ी बेटर है. तो बोला जा रहा है कि ये सब यूज़ किया है तो यहाँ पे सब रखा है, इतने मेडिसिन यूज़ किए हैं.
ये सब कर रही है प्रॉपर अच्छे से। सो फ्रेंड्स अभी हेल्थ उसकी पहले से काफ़ी बेटर है और अभी ICU जनरल में भी शिफ्ट हो चुकी है। तो और कल उसका बैक से सर्जरी होने वाला है। एक्चुअली हम लोग को बोला था कि आप लोग कहीं दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाओ, बट उसकी वजह से कंडीशन थी नहीं, जिसकी वजह से हम लोग जो आईको सर्जन है उनको ही बुला रहे हैं बायोप्सी के लिए। तो अभी बायोप्सी कल 8:30 बजे तक हो जाएगा। तो आईको की सर्जरी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए और बिना किसी तकलीफ के क्लियर हो जाए। बस ही बनाई चाहती हूँ। कल नवरात्रि का पहला दिन भी है, तो आई होप सब अच्छा ही हो और मेरी नानी पहले की तरह वापस से ठीक हो जाए और घर में फटाफट आ जाए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरा परिवार जो है वो नानी को हौसला दे रहा था कि तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। तो बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है और सर्जरी भी सक्सेसफुल हो जाएगी अच्छे से और रिपोर्ट्स भी जो है वो नेगेटिव आ जाएंगे। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग 9 PM को नानी का बायोप्सी का सर्जरी होने वाला था। इसके वजह से मैं, मम्मी और मौसी हम लोग तीनों जन रात भर हॉस्पिटल में ही रुके हुए थे। तो यहाँ पे OT में जाने के लिए यानी कि सर्जरी के लिए तैयारी हो रही है और उसके पहले मम्मी से और मौसी से एक पेपर पे सिग्नेचर लिया गया था कि इफ़ इन केस अगर कुछ भी मतलब प्रॉब्लम होती है तो फिर वो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं होती है। मतलब ये हर ऑपरेशन के पहले वो लोग सिग्नेचर लेते ही है, चाहे वह छोटा ऑपरेशन क्यों ना हो या चाहे बड़ा ऑपरेशन क्यों ना हो। तो यहाँ पे मेरे नानी के 2 लड़कियाँ हैं, तो इसकी वजह से दोनों की भी सिग्नेचर ली गई थी। तुमची कोण आहे? माझी आजी आहे आमची. आजी आहेत का? तर आम्ही कॅन्सर सर्जन आहे, ठीक आहे. हो. आता कसं आहे ना, आता कोणता रस्ता असतो, त्या मागे असा संडासचा रस्ता असतो, ठीक आहे, बरोबर. आता आपण खालून बघितलं ना तर इकडे नुसता पस भरला होता, बरोबर. आता पस खालून तर वरती नाही जाणार, वरतूनच कुठून तरी खाली येतो. या वयामध्ये कसं असतं ना, हे तोंडाच्या गर्भाच्या तोंडाचा कॅन्सर असू शकतो, त्याला आपण CA सर्व्हिक्स बोलतो. ओके. आता कसं असतं कॅन्सरमध्ये काय गाठ जी जखम भरत नाही, बरोबर. जखम भरली नाही तर काय होतं, इकडे वाढते, पण जखम कसं ना, जखममध्ये सेकंडरी इन्फेक्शन पण लागतं, पस होतो. समजतं मी काय सांगतो. आता कशी ही गाठ जशी बाहेर वाढणार तशी आतमध्ये पण इकडे वाढली असू शकते. इकडे पस भरला की तो खाली येणार, समजतं. तर ज्या हिशोबाने जे रिपोर्ट्स आहेत तुमचे, MRI बघितला मी, पेशंटची हिस्ट्री जशी मयूर सरांनी सांगितली आणि आता आम्ही जे एक्झामिन केलं, बाहेरचा रस्त्यामध्ये स्लफ आहे, पण हा रस्ता तर मोकळा वाटतो मला, पण इकडे ना याचं जे तोंड आहे ना तिकडे आहे जखम. त्यांना आपण काय केलं आहे ना, हे सण साफ केलं आहे आणि हे जखम आहे ना इकडून तुकडे काढले, बरोबर. ते तुकडे आपण आता पाठवू. मी सरांना तेच बोललो, मुलुंडला लॅब आहे, परीक्षामध्ये पाठवलेलं बरं आहे. नाही तर तुम्हाला पाठवायचं तर सरळ टाटाला पाठवा. टाटा हॉस्पिटलला 2 ऑप्शन आहेत. ठीक आहे. दुसरी गोष्ट कसं असतं ना, आता व्हॉट आय फील की बाबा एक 15 दिवसानंतर ना हा रिपोर्ट काय तो बघू आपण. असं नाही बोलत की हे कॅन्सरचंच आहे, दुसरं पण काय येऊ शकतं किंवा कदाचित टिश्यू नॉट सॅटिस्फॅक्टरी वगैरे येऊ शकतो, बरोबर. टिश्यू म्हणजे कसं आहे, कसं असतं बघा, आपण पाठवतोय एक अंदाज असतो. आता तुमच्या पेशंटला डायग्नोज नाही होतं, बरोबर की नाही. आपल्याला TB वाढवत होता, TBचा पण रिपोर्ट नाही आला, तर मला काय वाटतं ना, जर का काहीच नसेल जमत तरी पण आपण ना एक MRI रिपीट करून घेतलेला बरा राहील पेल्विसचा, समजलं, एक 15 दिवसानंतर, ठीक आहे. कारण की कसं असतं ना, कधी कधी कन्फर्मेशन होत नाही, तर व्हॉट आय फील की एक MRI पेल्विस बेटर क्वालिटीचा गेलेला बरा राहील. आता मी त्यांच्या संडासच्या रस्त्यातनं पण तपास केला तर अशी काही गाठ एवढी वाटत नाही आजूबाजूला. ओके. कसं असतं, ही गाठ जी आहे ना आजूबाजूला पसरते, डाव्या बाजूला, उजव्या बाजूला, इकडे लघवीच्या नळ्या उघडतात. आता MRIमध्ये काय बोललं आहे, लघवीची थैलीला या गाठीने जकडल्या, संडासचा रस्ता इकडे जो आहे इकडे पण गाठीने जकडल्या, बरोबर. MRI सांगतोय, पण आपल्याला काय ना अजून कन्फर्म डायग्नोज नाही मिळालं. आता ही जी बायोप्सी आपण पाठवली, तुकडे चांगले काढले, साफ केलं आहे, 10 दिवसांनी
पकडा 4-5 दिवस लागते. रिपोर्टला. आणि तुम्ही कुठे पाठवता त्याच्यावर डिपेंड करतं. मुलुंडचा मी ॲड्रेस सरांना पाठवतो, तिकडे तुम्ही पाठवून अच्छा, आपण स्वतः जायचं. हां, कारण की इकडून कोण ते लोक एवढ्या लांब नाही ना. अजून काय तुम्हाला याच्याबद्दल काही शंका आहे तर विचारू. पण आता जी बायोप्सी आहे ती सक्सेस झाली ना. बघा सक्सेस कसं असतं याच्यामध्ये काय सांगतो मी तुम्हाला. याच्यामध्ये सगळा स्लफ होता. स्लफ आपण Slump काढला, तर- याच्यामध्ये तुकडे दिसत आहे आपल्याला. तुकडे पण काढले, तुम्हाला सॅम्पल दाखवेल आता. हां. सॅम्पल दाखवा एक मिनटं. की नाही आता तो काय आहे तो तुकडा आपल्याला पॅथॉलॉजिस्टच सांगू शकतात. बेस्ट प्लेसकडेच पाठवलेलं बरं. कारण की तुम्ही इकडून पाठवणार ते कल्याणवरनं जाणार, मग त्यांनी काय रिपोर्ट दिला मग आपण परत त्याचं सेकंड ओपिनियन करणार. त्यापेक्षा बेस्ट ऑप्शन टाटालाच पाठवा. त्यांनी जे सांगितलं ते फायनल राहणार. हे बोलले नाही आहे बाबा काही, समजा अंदाजा बोलले की नाही आहे कॅन्सर पण नाही वाटत आहे, मग आपण एक MRI रिपीट करून बघू. MRIमध्ये पण नाही येत आहे तर मग आपल्याला मग काय करायला लागेल ना, पोटामध्ये एक दुर्बीण टाकून बघायला लागणार की एक्झॅक्टली बाबा बस याच्यातनंच येतो आहे का. कारण की जोपर्यंत आपल्याला कन्फर्म डायग्नोज नाही होणार आपण ट्रीटमेंट काय चालू करणार. आपण फक्त तात्पुरती ट्रीटमेंट काय करणार, सिम्टमॅटिक. ताप येतो आहे तापाची गोळी घ्या, इन्फेक्शन वाटतं अँटीबायोटिक घ्या. पण का आहे, कशामुळे होतं आहे, कॅन्सर आहे का काय आहे ते जोपर्यंत समजत नाही तोपर्यंत आपण कन्फर्मेटरी ट्रीटमेंट काय चालू नाही करू शकत. हे बघा एवढं काढलं नुसतं, हे बघा तुकडे बघा, इकडे चांगले तुकडे पण दिसत आहे तुम्हाला. हे बघा एवढे तुकडे हे आता first याच्यामध्ये one. पण काय आलं नाही तर मग आपण मग आपल्याला चांगले पोटामधलं हे चांगलं. हे चांगले म्हणजे जे जे चांगले रेड म्हणजे- असतात ते हां. टिश्यू काय रिप्रेझेंटेटिव्ह टिश्यू काढला हां. जो वाटत होता डाऊटफुल. हम्म. समजलं ना काय सांगतात. त्याच्यात हे पू आहे, हे जे yellow आहे. चांगली गोष्ट काय आणि वाईट गोष्टी तसं नसतं. व्हॉट इज रिप्रेझेंटेटिव्ह ते आपण काढतो. ठीक आहे. सगळं काढलं. आता हे आम्हाला लॅब पण होतं ना परीक्षणला पण ते विषय येत असेल तर चांगलं. तू बोलला ना येत असेल तर मग ते सर्व. आणि कसं असतं जखम आहे, जखमला काही तुम्ही औषध उपचार नाही केला, बाहेरची जखमला पण पू लागतो. बरोबर आहे. आणि ती जागा ओलसर राहते. ओलसर जागेवर तर जास्त लागणार. समजतं मी काय सांगतो. आता आपण काय याच्यामध्ये पॅक करून ठेवलं आहे औषधं टाकून की बाबा काय रक्त वगैरे निघणार नाही निघणार पाहिजे आणि इन्फेक्शन असेल तर थोडंसं भरून जाणार. अच्छा बरोबर. तसं. पण कसं आहे जोपर्यंत आपल्याला सोर्स नाही समजत, प्रॉपर डायग्नोसिस नाही होत, तोपर्यंत ट्रीटमेंट काय करणं इज डिफिकल्ट टू कमेंट. मग आता एनेशिया वगैरे दिलं. हात मग आता आता काय झोप ह्याच्यात नाही थोडंसं सून केलं होतं आम्ही. थोडंसं. खालची जागा पण सून हां. केली. म्हणजे आहे जनरल एक गुंगी देतो ना आपण, हा गुंगी खालून गुंगी दिलेली. खालून भूल दिली, भूल दिली. जनरल गुंगी दिली. जनरल. ह्यामध्ये नको पडू. तेच गोष्टी त्यांचं काम. कारण कसं त्यांना थोडंसं ते मूळ व्याधाचा पण त्रास आहे ना, त्याच्यामुळे पण त्यांना ते दुखत असेल. हो तेच ना, सकाळी पण तिला थोडा प्रॉब्लेम झाला होता, बसायला वगैरे होत नाही तिला. नाही होईल ते. आणि तुम्ही जरा तिथं माझ्या मते कार्डियक इव्हॅल्युएशन पण करून घ्यायचं. काय कार्डियक इव्हॅल्युएशन हार्टसाठी. वय वाढतं ना, वजन पण त्यांचं जास्त आहे, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाईल वगैरे सगळं एकदा बघून घ्यायचं. होय, आरोग्य शिका प्रोफाईल आहे काय आरोग्याचं. आरोग्य चांगलं आहे का ते? आरोग्य पण चांगलं आहे. त्याचं स्क्रीनिंग ते म्हणजे करून उद्या घ्यायचं. पाठवता कसं आहे, आजार तर आहे दुसरा त्यांना थोडासा असं ट्युमर श्वास मार्कर भेटू घ्यायला का उनका CA 125 CA 125 पाठवू ना. पाठवलं हो CA 125 CA पाठवू. आता पण CE आणि CA 125 दोघं पाठवलं. ठीक आहे चालेल. चला. ओके. हां. जी काकांनी त्यांचा अनुभव सांगितला ना, त्यांचं ऑपरेशन करून मला सोडून दिलं होतं. तो माझ्या आई कुठं बसली तरी एकाला समजत होते. अजय होय झोपली कोण? नाही मी आहे बाजूला, आहे बाजूला, मी आहे ना बाजूला. अतुल आता ते लोक येतील ना, सोनी आणि अतुल. 7:30 झालेत. 7:30 रात्र झाली एकदम फार. नाही पंखा वगैरे लावलाच ना व्यवस्थित, गरम वगैरे नाही होते ना? गरम नाही. आई बोलली होती ना आतून येईल. नाही ते लोक येणार आहे, ते रात्री येतील. सोनी आता गेले घरी जेवण वगैरे बनवून, ती येईल.
सो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि नानी को मिलने वाला है डिस्चार्ज और मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। रामचंद्र चांदोरकर, आता तुम्हाला कसं वाटत आहे? आता ठीक आहे. अभी आपको कैसा फील हो रहा है? हिंदी में बोलते हो. अच्छा है. अच्छा लग रहा है? अभी अच्छा पहले से बेटर लग रहा है? बेहतर लग ये हॉस्पिटल में आपका एक्सपीरियंस बहुत कैसा अच्छा है? लग रहा है. अच्छा लग रहा है ना. अभी आप देख सकते हो फ्रेंड्स, अभी उसका डिस्चार्ज का टाइम आ गया. बहुत ज़्यादा उसको एक्चुअली कंटाला भी आ गया है. तो अभी ज़्यादा उसको दिन बैठ 1 नहीं हफ्ता हो गया है, घर से दूर है ना, इसके वजह से उसको घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है और सबसे ज़्यादा स्वीटी की याद आ रही है. तो वो सबसे बहुत कब से बोल रही है कि मुझे घर पे लेके चलो, बट अभी बिलिंग विलिंग का सब चल रहा है, इसके वजह से थोड़ा सा हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं. तो ये देखो, ये मेरी मम्मी भी यहाँ पे है, ये पता नहीं कौन है, ये मेरी सिस्टर. तो अभी थोड़ा माहौल अच्छा हो गया है और नानी की भी तबीयत अभी अच्छी है. स्वीटी बहुत मतलब बेसब्री से इंतज़ार कर रही है नानी का कि कब घर आएगी. तो गाउन वगैरह यहाँ पे ला के रख दिया है, अभी वो चेंज करके जस्ट हम लोग अभी निकलेंगे. उसको पहले से बेटर लग रहा है और खुद चल के भी जा रही है वो चेंज करने के लिए बाथरूम में. तो अभी फाइनली बहुत अच्छी तरीके से नानी का तबीयत हो गया है और अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे डिस्चार्ज करके. और अभी उसका हेल्थ थोड़ा अच्छा हो रहा है, अच्छा लग रहा है उसको. ऑटो के आली का गेली ऑटो. अय्या, आता परत भेटेल. सिटी जात नाही बा, टेन्शन मध्ये आली सिटी. वेलकम होम. 1 हफ्त्यानंतर भाई खुश झाली. लाईट लाव ना वाली. तो 1 हफ्ते के बाद ये मिले हैं तो स्वीटी खुश. हे नको जास्त, नको पप्पी वगैरे नको जास्त घेऊ. पप्पी जास्त नको घेऊ. पप्पी नको, पप्पी नाही, बट लांबून. हा स्वीटी, हे बा आजी बोलवते, आजी बोल. तो बोल तिच्या बरोबर. अरे ओले ओले कुठे गेलेली. इकडे आहे स्वीटी. आजी बरोबर झगडा कर. स्वीटी आजी बरोबर बोल आजी बरोबर. मला पण विचारते. आजीला विचार. जा आजीला विचार. बोल कुठे गेली होती, मला सोडून कुठे गेली होती, विचार. नको, पप्पी नाही जास्त, पप्पी नाही. बस आज का वीडियो जो है वो मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी. आई होप आपको वीडियो से कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखने को मिला होगा या फिर कुछ ना कुछ ज़रूर आप अंदर से थोड़ा नॉलेज आया होगा कि डिले करके कुछ नहीं होगा. जो भी है तुरंत इमीडिएटली एक्शन लो और इंसान को जब ज़िंदा है जब भी उसके ऊपर उपचार करो, क्योंकि हमें नहीं पता कल क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है. इसलिए जब इंसान ज़िंदा है वही टाइम पे अगर उसको कुछ दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम है, तो तुरंत इमीडिएटली इलाज स्टार्ट करो. बस, धन्यवाद.